नमस्कार दोस्तों। तो आपने अभी वक्फ अमेंडमेंट बिल के ऊपर काफ़ी ज़्यादा हो हंगामा सुना होगा और न्यूज़ में भी काफ़ी ज़्यादा ये सुबह से ही चल रहा है बिकॉज आज फिर से इस बिल को पार्लियामेंट में टेबल किया गया। जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी को दे दिया गया था और उसके बाद जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी ने अपने स्क्रूटनी के बाद बिल को भेजा है और अब ये पार्लियामेंट में फिर से टेबल किया गया है और आज ये डिसाइड हो जाएगा फाइनली। सारी डिस्कशन के बाद लगभग 8 घंटे की लंबी डिस्कशन इसमें चलेगी, क्वेश्चन आर वगैरह, और उसके बाद फाइनली आज डिसाइड हो जाएगा कि ये बिल पास होगा कि नहीं होगा। उसके ऊपर भी हम डिस्कस करेंगे कि बिल पास हो पाएगा कि नहीं, कितने नंबर किसके पास हैं और नंबर गेम किस तरीके से चलने वाला है। अब यहाँ पर इस वीडियो के पहले मैं आपको डिस्क्लेमर दे दूं कि एक पूरी कंप्लीट डिटेल्ड वीडियो होगी जहाँ पे वक्फ से रिलेटेड एक एक चीज़, वक्फ क्या होता है, कैसे चलता है, कौन मैनेज करता है, मुतवली कौन है, वक्फ बोर्ड की क्या पावर है, सेंट्रल गवर्नमेंट की क्या पावर है, स्टेट गवर्नमेंट की क्या पावर है, झगड़ा क्यों है, इश्यूज़ क्यों चल रहे हैं, इतना हंगामा किस चीज़ को लेकर के हो रहा है और क्यों इसको कहा जा रहा है कि नॉन सेकुलर है, ये मुस्लिमों के राइट ले लेगा, ये मिथ्स हैं या सच में ऐसा होगा। ये सब चीज़ें हम इसमें कवर करने वाले हैं पूरी एक वीडियो के अंदर। तो इस वीडियो को पूरा सुनने का आप थोड़ा सा कोशिश करना, पेशेंस रखना और पूरी वीडियो आप सुनना। अब यहाँ पर जब इस बिल को टेबल किया गया, मैं भाषण सुन रहा था तो किरेन रिजिजू ने एक बहुत इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर रखी और उन्होंने कहा कि देखिए, वक्फ बोर्ड में मुस्लिमों के राइट्स नहीं लिए जा रहे बल्कि उनको और राइट दिए जा रहे हैं इस बिल के अंदर। और अभी क्या है कि इस बिल में जो आम मुस्लिम है, जो आम मुसलमान है, जो गरीब है, उनको कोई राइट नहीं मिल रहा है। वो कुछ नहीं इंजॉय कर पा रहे हैं वक्फ की प्रॉपर्टी, और वक्फ की प्रॉपर्टी से जो पैसा जनरेट हो रहा है वो उन तक थोड़ी पहुंच रहा है। वक्फ बोर्ड अभी सारे मजे लेता है। इतना पावरफुल है वक्फ बोर्ड कि एक समय ऐसा था जब उसने इंडियन पार्लियामेंट के ऊपर क्लेम कर दिया था कि इंडियन पार्लियामेंट जहां पर आप बैठे हुए हो, ये इंडियन पार्लियामेंट वक्फ की प्रॉपर्टी है। अब इसको डिटेल में डिस्कस करेंगे कि कैसे क्लेम हुआ था और क्या क्या हुआ था। उस समय यूपीए की सरकार हुआ करती थी और उस समय पर यह क्लेम कर दिया गया था कि ये वक्फ की प्रॉपर्टी है जो इंडियन पार्लियामेंट है। उसको किरेन रिजिजू ने बोला, उसके बाद रविशंकर प्रसाद ने बोला और उसके बाद टीएमसी के एक नेता हैं कल्याण बनर्जी, उन्होंने बोला, अखिलेश यादव ने बोला। इसमें अपोजिशन और सारी गवर्नमेंट सबकी बात सुन करके एक पूरी वीडियो हम बना करके आपके लिए लेकर के आए हैं। और ये बिल लगभग आप मान के चलिए कि लगभग तय है ये बिल पास होना, क्योंकि नंबर गेम में यहाँ पर एनडीए अलायंस के पास ऑलरेडी दोनों हाउसेस में काफ़ी मेजॉरिटी है और आराम से बिल पास हो जाएगा। तो इसीलिए इसको लेकर के मतलब जो अपोजिशन पार्टी वो इतना ज़्यादा हो हंगामा कर रही है। पूरा समझते हैं वक्फ बिल को, क्या है, क्या क्या चीज़ें अमेंडमेंट होंगी इसमें, और जो वक्फ एक्ट है जिसमें अमेंडमेंट किया जा रहा है 1995 का, वो पहले क्या कहता था और इसके अमेंडमेंट के बाद अब क्या क्या चीज़ें उसमें चेंज हो जाएंगी, वो समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। अब वीडियो में आगे जाने से पहले एक छोटी सी अनाउंसमेंट है अनअकैडमी टीम की तरफ से कि अनअकैडमी यहाँ पर आपके लिए लेकर के आ रहा है बिजनेस लर्निंग फेस्टिवल, और इसमें आपको यूपीएससी की क्लासेस जो हैं वो फ्री ऑफ कॉस्ट दी जाएंगी। आपके जो पूरे फंडामेंटल्स हैं वो कवर करा दिए जाएंगे, इंटरैक्टिव पोल्स होंगे यहाँ पर, आपके जो डाउट्स होंगे उनको क्लियर यहाँ पर देन एंड देयर ही किया जाएगा। और अगर आप इसमें सिर्फ पार्टिसिपेट करते हो तो आप इसमें अमेजिंग रिवॉर्ड्स भी जीत सकते हो। ये जो पूरा सेशन है ये अप्रैल 4 से अप्रैल 6 तक ये पूरा फेस्टिवल चलेगा। डिस्क्रिप्शन में इसकी लिंक फ्री ऑफ कॉस्ट है, आप इस पर जरूर से रजिस्टर कर लीजिएगा। अब आते हैं अपने टॉपिक के ऊपर वापस। तो किरेन रिजिजू ने एक घटना का जिक्र किया जब वो वक्फ अमेंडमेंट बिल के ऊपर बोल रहे थे। तो उन्होंने एक घटना का जिक्र किया कि भाई एक समय ऐसा था कि वक्फ बोर्ड इतना पावरफुल हो गया, और आज भी वही समय है, मतलब कह सकते हो आप वही समय है कि वक्फ बोर्ड इतना पावरफुल हो गया कि उसने पार्लियामेंट की, मतलब दिल्ली में, ये 1970 की बात है जो कर रहे थे, 1970 में दिल्ली की कई सारी प्रॉपर्टीज़ के ऊपर वक्फ ने अपना क्लेम कर दिया। और जो अपनी केंद्र की सरकार थी, उस समय यूपीए की सरकार हुआ करती थी, वो इतनी मजबूर हो गई कि उसने घुटने टेके वक्फ बोर्ड के सामने, यानी दिल्ली वक्फ बोर्ड के सामने, और 123 प्रॉपर्टीज़ को उन्होंने डी नोटिफाई करके हैंडओवर किया दिल्ली वक्फ बोर्ड को। और जो आपका पार्लियामेंट जहां पर आज बैठे हो, इसको किसी तरीके से बचा लिया गया बातचीत करके। बस बाकी 123 प्रॉपर्टी दे दी गई, सौंप दी गई वक्फ, जो दिल्ली वक्फ बोर्ड है उसको। तो आज का जो पार्लियामेंट है वो भी आज की डेट में नहीं बचा होता। अगर हमारी सरकार नहीं आती तो आज ये पार्लियामेंट जहां पर आप बैठ करके डिस्कशन कर रहे हो, ये भी आप नहीं कर पाते, ये भी वक्फ बोर्ड के अधीन चली जाती। तो वक्फ बोर्ड के पावर को लेकर के आपको समझ में आ रहा होगा कि यहाँ पर पूरा जो टसल है स्टेट सेंटर के बीच में, या जो पूरा राइट के बीच में जो टसल है, वो एक्चुअल में वक्फ बोर्ड के पावर को लेकर के है। तो मेन इशू यही चीज़ है, और वक्फ बोर्ड के पावर से ज़्यादा प्रॉब्लम एक्चुअल में वक्फ बाय यूज़र से है। वो भी अभी हम डिस्कस करेंगे डिटेल में कि क्या होता है। तो ये उन्होंने कहा और फिर उन्होंने अपना पूरा स्पीच दिया वक्फ अमेंडमेंट बिल के ऊपर। फिर अपोजिशन ने भी उसको स्पीच दिया वक्फ अमेंडमेंट बिल के ऊपर। तो फाइनली जो वक्फ अमेंडमेंट बिल है वो आज, मतलब कि अप्रैल 2 को उसको टेबल किया गया है। और ये वक्फ अमेंडमेंट बिल अगर पास हो जाता है तो ये वक्फ एक्ट जो है 1995 का, उस वक्फ एक्ट में बहुत सारे मेजर चेंजेस कर दिया जाएगा इसमें, जिससे कि वक्फ बोर्ड की, अब इसमें आप मोटा मोटा समझ लो, अगर ये चेंजेस हो जाते हैं वक्फ एक्ट 1995 के अंदर, तो इससे आप मोटा मोटा ये समझ लीजिए कि वक्फ बोर्ड जो है उसकी पावर लिमिट हो जाएगी। स्टेट गवर्नमेंट की जो पावर है उसको भी कुछ हद तक इसमें लिमिट कर दिया जाएगा।
जो मुस्लिम फीमेल हैं उनका रिप्रेजेंटेशन थोड़ा सा बढ़ जाएगा इसमें, वो आपको भी देखने को मिलेगा कैसे बढ़ेगा। और बहुत सारी ऐसी प्रॉपर्टी जो डिस्प्यूटेड प्रॉपर्टीज़ हैं, जिनके ऊपर अभी कोई डिसीजन नहीं हो पाता क्योंकि कोर्ट का कोई इंटरवेंशन इसमें नहीं होता, कोई अपील कोर्ट के पास लाई नहीं करती है। बहुत सारी ऐसी प्रॉब्लम्स हैं, वो सारी प्रॉब्लम्स आपकी रिजॉल्व हो जाएंगी। डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर यहाँ पर बहुत पावरफुल हो जाएगा जब वक्फ प्रॉपर्टी की बात आएगी, तो वो सारी चीज़ें मोटी मोटी यहाँ पर चेंज की जाएंगी, जो अभी आपको थोड़ी देर में समझ में आ जाएगा कैसे चेंज होगा, एग्जैक्टली होगा क्या इसके अंदर। अब सबसे पहले अपनी डिस्कशन करने से पहले ये समझ लेते हैं कि ये बिल मतलब इस पर डिस्कशन करें भी ना करें, क्योंकि आप सुन रहे होगे पिछले 2 साल से कि वक्फ अमेंडमेंट बिल आएगा, वक्फ अमेंडमेंट बिल आएगा। अगस्त में पहली बार ये टेबल हुआ 2024 में, फिर जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी को दे दिया गया, जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी ने उसमें कुछ चेंजेस किए और उसके बाद फिर वो अब यहाँ पर वापस से पार्लियामेंट में पहुँचा है। तो ये पास भी होगा कि नहीं, सबसे पहला सवाल तो ये है कि नंबर गेम इसमें क्या कहता है। अब देखिए, लोकसभा में जब ये बिल अभी जो डिस्कशन चल रहा था उसमें अगर आप देखोगे तो इस बिल को पास होने के लिए 272 वोट की ज़रूरत यहाँ पर पड़ेगी, यानी कि 272 वोट्स की ज़रूरत पड़ेगी। अगर आप एनडीए अलायंस की मानो तो सारी पार्टियों के अगर आप जोड़ लो, देखो बीजेपी के पास लगभग 240 हैं, उसके बाद तेलुगु देशम पार्टी मतलब कि टीडीपी जो है उसके पास 16 हैं, नीतीश कुमार वाली जनता दल यूनाइटेड उसके पास 12 एमपी हैं, और फिर उसके बाद आ जाती है रामविलास पासवान मतलब कि चिराग पासवान वाली पार्टी, उनके पास 5 एमपी हैं, एकनाथ शिंदे जी के पास 7 एमपी हैं, और उसके बाद सारे छोटे छोटे दल आप मिला लो, जैन चौधरी वाला आरएलडी हो गया, उसके बाद जनसत्ता दल सेकुलर हो गया, जनसेना पार्टी को मिला लो, सबके पास 2-2 मेंबर्स हैं। अगर ये सारे अगर आप जोड़ देते हो 240 और प्लस ये सारे, तो ये लगभग जो नंबर है वो 293 के करीब पहुंच जाता है एनडीए का। अब एनडीए के पास यहाँ पर लोकसभा में 293 है, 272 उनको चाहिए, इजीली ये क्रॉस कर रहे हैं। अगर इसको बहुत अपोज भी कर देते हैं अपोजिशन वाले, सारा अपोजिशन का आप जुटा लो, सब टीएमसी वीएमसी मतलब अपोजिशन में सबको जोड़ रहा हूँ, सिर्फ इंडिया अलायंस ने टीएमसी को भी उसमें ले लीजिए, आप सबको उसमें उठा लीजिए, तो उनका सब भी जोड़ दोगे आप, तो भी वो 235 के आंकड़े पर ही कुल मिला जुला करके पहुंच पाएंगे। तो यहां पर लोकसभा के अंदर तो 293 की मेजॉरिटी से वो इजीली इस बिल को पास करवा लेंगे। अब राज्यसभा में क्या मामला होगा? राज्यसभा में अगर आप देखो तो टोटल जो हाउस का स्ट्रेंथ है वो है 245, और आपको बिल पास कराने के लिए चाहिए 118 एमपीज का साथ, और अकेले एनडीए के पास यहाँ पर 125 एमपी यहाँ पर मौजूद हैं। बीजेपी के पास अकेले इसमें 98 राज्यसभा के अंदर एमपी, तो राज्यसभा में भी जो उनका मतलब जो राह है वो बहुत आसान है, बहुत आसानी से वो ये इस बिल को पास करा लेंगे और बहुत उनको इसमें दिक्कत की बात नहीं है। तो राज्यसभा में भी मामला आप लगभग समझ लो कुछ वही मिला जुला करके, तो लोकसभा राज्यसभा दोनों में कंफर्टेबल हैं, तो ईजिली आप मान के चलिए कि वक्फ अमेंडमेंट बिल पास होना है और ये एक्ट बनना है। और इस एक्ट के बाद इसीलिए इतना हंगामा हो रहा है क्योंकि जो वक्फ एक्ट 1995 है, जो पेरेंट एक्ट है, उसमें बहुत सारे चेंजेस यहाँ पर किए जाएंगे। अब ये पूरा मामला शुरू कैसे होता है, सबसे पहले उसको समझते हैं कि ये वक्फ का मतलब क्या है और दिक्कत कहाँ पे आएगी वो भी अभी समझेंगे। देखिए, वक्फ का मतलब मोटा मोटा आप ये समझ लीजिए कि सपोज आप एक मुस्लिम हैं, तो मुस्लिम लॉ के अकॉर्डिंग जब आप अपनी कोई वेल्थ, जो जितना भी आपने वेल्थ कमाया है, उसका एक हिस्सा आप ये डिसाइड कर लेते हो कि इसको डोनेट करना है, और उसको जब आप डोनेट करते हो तो वो आप अल्लाह को डोनेट करते हो, उसी को वक्फ कहते हैं। अब ये हिस्सा बहुत लोग समझते हैं कि ज़मीन जो है उसी को वक्फ कह सकते हैं, नहीं, ऐसा नहीं है। ये डोनेशन कैसे भी हो सकता है, कैश में हो सकता है, आप मूवेबल या इमूवेबल प्रॉपर्टी भी दे सकते हो, इसमें बहुत सारी चीज़ें वक्फ के अंदर ये सारी चीज़ें आ जाती हैं। तो अभी जो झगड़ा हो रहा है ये लैंड को लेकर के हो रहा है, इमूवेबल प्रॉपर्टीज़ को ज़्यादातर लेकर के हो रहा है, लेकिन इसमें वक्फ के अंदर मूवेबल इमूवेबल सारी प्रॉपर्टीज़ आती हैं। तो जो आपने पूरी ज़िंदगी में वेल्थ कमाया है उसका एक हिस्सा जितना भी हो, जब आप डिसाइड करते हो कि अब इसको अल्लाह को डेडिकेट करना है, तो आप डेडिकेट कर देते हो वो, और वो उसके बाद से वक्फ प्रॉपर्टी मानी जाती है, उसी को वक्फ कह देते हैं। और जो पर्सन अपनी प्रॉपर्टी दे रहा है, डेडिकेट कर रहा है, उसको हम वाकिफ़ कहते हैं। सपोज मैंने अपनी प्रॉपर्टी को डेडिकेट किया है तो मुझे वाकिफ़ कहा जाएगा। और ये वक्फ प्रॉपर्टी कैश में भी हो सकती है या किसी भी तरीके की चैरिटी यहाँ पर हो सकती है। तो बहुत सारे लोग इस्लाम धर्म में अपने जो भी कमाया होता है ज़िंदगी भर में, उसको अपने ज़िंदगी के आखिरी पड़ाव पर वो क्या करते हैं कि उस प्रॉपर्टी को अल्लाह को डेडिकेट कर देते हैं, और डेडिकेट करने के बाद उसको, अब ये प्रॉपर्टी डेडिकेट हो गया, पूरे दुनिया मतलब पूरे देश भर के मुसलमान जो है अपनी प्रॉपर्टी डेडिकेट कर रहे हैं, तो उसको संभालेगा कौन? अब अल्लाह को डेडिकेट आपने कर दिया, इसमें मतलब क्या है कि ओनरशिप चेंज हो रही है प्रॉपर्टी की। ऐसा नहीं कि सिर्फ डेडिकेट कर दिया, पूरा ओनरशिप चेंज होती है। सपोज मेरे पास एक लैंड है तो उसमें मेरा नाम चढ़ा है, अब वो नाम हटेगा और वहाँ पर वक्फ बोर्ड का नाम आएगा, वक्फ की प्रॉपर्टी आएगी, उसमें अल्लाह के को पूरा तरीके से वो डेडिकेटेड होता है। तो यहाँ पर ओनरशिप पूरी तरीके से चेंज हो जाती है। अब ये बात आ गई कि जब इतना लैंड, इतना सारा मूवेबल इमूवेबल प्रॉपर्टी मिलेगी,
तो इसको मैनेज करने के लिए भी कोई चाहिए भाई। नाम पे तो अल्लाह के आपने दे दिया, लेकिन इसको मैनेज कौन करेगा? तो उसके लिए वक्फ बोर्ड बनाया जाता है। और समझ लीजिए उस प्रॉपर्टी को मैनेज करने के लिए हर प्रॉपर्टी के लिए एक मुतवली होता है। मुतवली बेसिकली कौन किसको कहते हैं? मुतवली उसको कहते हैं जिसको आप कह सकते हो कि ये एक एडमिनिस्ट्रेटर या एक तरीके से मैनेजर टाइप होता है उस वक्त प्रॉपर्टी का। और ये डिसाइड कौन करता है मुतवली कौन होगा? ये वाकिफ़ जो है वही, मतलब कि अगर मैं अपनी प्रॉपर्टी को डेडिकेट कर रहा हूँ तो मैं डिसाइड करूँगा मुतवली कौन होगा, और वो एक मैनेजर का काम मुतवली वहाँ पर करता है। ज़्यादातर आप जाइएगा जिस भी वक्फ की प्रॉपर्टी पर, खानका जाइए, दरगाह जाइए, ईदगाह जाइए, वहाँ पर आपको एक मुतवली मिल जाएगा। अब ये मुतवली बहुत पावरफुल होते हैं, ठीक है, हैं तो ये मैनेजर हैं, तो ये सिर्फ और सिर्फ मैनेज करने के लिए, वहाँ पर एडमिनिस्टर करने के लिए, लेकिन होते ये बहुत पावरफुल लोग हैं। और विथ टाइम ये इतने पावरफुल हो जाते हैं, एक तरीके से पूरा आधिपत्य हो जाता है इनकी उस प्रॉपर्टी के ऊपर। कैसे होता है उसको अभी थोड़ा सा समझेंगे, लेकिन एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है यहाँ पर जो आपको ध्यान रखनी है कि सपोज आपने एक बार वक्फ की प्रॉपर्टी वक्फ को डोनेट कर दी, एक बार वक्फ आपने डोनेट कर दिया, अब आप उसको वापस नहीं ले सकते। जैसे आज आपने डिसाइड किया कि मेरी इतनी ज़मीन है, मैं उसको अल्लाह को डोनेट करना चाहता हूँ, वक्फ बन गया, ओनरशिप ट्रांसफ़र हो गई। अब 3-4 दिन बाद आपका मूड चेंज हो गया कि नहीं भाई इसको वापस, तो वो काम नहीं हो सकता। ये इररेवोकेबल होता है। वंस अ वक्फ प्रॉपर्टी, ये प्रिंसिपल चलता है, वंस अ वक्फ प्रॉपर्टी ऑलवेज अ वक्फ प्रॉपर्टी। उसमें आप फिर कोई चेंज नहीं कर पाएंगे, और वो आपको फिर आपके या आपके मतलब जो सेकेंड जनरेशन आ रही है, थर्ड जनरेशन आ रही है, वो लोग भी नहीं कर सकते। और यही बहुत मेन डिस्प्यूट रहता है, क्योंकि पहले तो सबसे पहली चीज़ है ना, पहले लिखा पढ़ी होती नहीं थी, डॉक्यूमेंट्स पर चीज़ें होती नहीं थी। अब मुंह बात है कि मैंने कह दिया कि ये वक्फ प्रॉपर्टी मैं डोनेट कर रहा हूँ, अब लिखित में कहीं है नहीं, वक्फ बोर्ड ने ले लिया। अब जो मेरी सेकंड जनरेशन आ रही है वो उस पर डिस्प्यूट कर दी कि भाई हम कैसे मान लें कि उन्होंने सही में दिया है, हम कैसे मान लें कि सच में उन्होंने दिया है, आपने कब्ज़ा नहीं किया है। कब्ज़ा उब्ज़ा को लेकर के बहुत इसमें झगड़ा होता है। अभी आपको धीरे धीरे सब चीज़ एक एक करके समझ में आ जाएगी। तो ये इर्रेवोकेबल होता है, इसके लिए एकदम प्रिंसिपल बना दिया कि भाई इर्रेवोकेबल होगा, वापसी नहीं होगी, आप इस पर डिस्प्यूट नहीं कर सकते। किसी ने कह दिया तो कह दिया, वक्फ बोर्ड ने क्लेम कर दिया तो कर दिया, अब आप इस पर डिस्प्यूट नहीं कर सकते। तो जनरली क्या होता है ऐसे केसेस में, डिस्प्यूट जहाँ पर रहता भी है, वक्फ बोर्ड उसको ले जाता है उस ज़मीन को, और उस पर कुछ नहीं होता, स्टे हो जाता है। अब वक्फ प्रॉपर्टी के अंदर आती, तो जितने भी आप ये वक्फ प्रॉपर्टी के अंदर आता क्या क्या है, तो आप जितने भी ये मस्जिद वगैरह देखते हो, ईदगाह, दरगाह, खानका, इमामबाड़ा, ये सब, कब्रिस्तान, ज़्यादातर कब्रिस्तान, ये सब जो है ये वक्फ प्रॉपर्टी के अंदर आता है। सब कुछ जो है ज़्यादातर वो वक्फ प्रॉपर्टी के ऊपर ही बने हुए हैं। अब यहाँ पर इतनी सारी प्रॉपर्टीज़ को मैनेज करने के लिए जो पूरा एक साइकिल चलता है वो कैसे चलता है कि वक्फ काउंसिल बनाया जाता है, सेंटर वक्फ काउंसिल कहते हैं इसको, और ये सेंट्रल लेवल पर एक बॉडी है। इसके बाद स्टेट लेवल पर कई सारी बॉडीज़ होती हैं जिसको हम स्टेट वक्फ बोर्ड कहते हैं। लगभग आप समझ लीजिए आज की डेट में लगभग 30 स्टेट वक्फ बोर्ड काम कर रहे हैं इंडिया के अंदर, मतलब हर स्टेट में एक स्टेट वक्फ बोर्ड है, एरिया के हिसाब से डिसाइड होता है। तो स्टेट वक्फ बोर्ड जो है लगभग हर स्टेट में लगभग 30 स्टेट वक्फ बोर्ड काम कर रहे हैं टोटल, और उनको मैनेज करने के लिए एक सेंट्रल वक्फ काउंसिल है। और स्टेट वक्फ बोर्ड के आगे फिर मुतवलीस आते हैं जो हर वक्फ प्रॉपर्टी पर अपॉइंट होते हैं। अब आप समझ सकते हो कि कितना बड़ा इसमें पूरा नेटवर्क काम करता है इस चीज़ को लेकर के। अब रही बात वक्फ को अबॉलिश करने की और इससे रिलेटेड इश्यूज़ की, तो इस डिस्प्यूट्स वगैरह बहुत होते थे। तो पहली बार ये मामला ब्रिटिशर्स के टाइम पर सामने आया था। देखिए ब्रिटिशर्स के टाइम पर एक वक्फ जो एक्ट चलता था उसको वक्फ एक्ट 1913 कहते हैं, उसी को क्वेश्चन किया गया था और वो कोर्ट में पहुंचा था, प्रिवी काउंसिल ऑफ लंदन में वो ये केस पहुंचा था, जहां पर 4 ब्रिटिश जज जो हैं वो इस पूरे मामले को सुन रहे थे। और इस मामले को सुनने के बाद उन्होंने वक्फ को पूरी तरीके से इनवैलिड करार दे दिया था। और इसका बेसिस, बहुत सारे बेसिस थे इसमें। सबसे पहला उनका बेसिस ये था कि इसके ऊपर मतलब ये चीज़ मुस्लिम लॉ के अंडर में एसेंशियल रिलीजियस प्रैक्टिस के अंदर में नहीं आती है। दूसरी चीज़ उन्होंने उसमें बोला था कि फ़ीमेल इनहेरिटेंस को डिनाई करने के लिए वक्फ दे दिया जाता है, और दुनिया भर की बातें उन ब्रिटिश जजेस ने उसमें बोली थी, जिसकी वजह से वक्फ को इनवैलिड उसमें करार दे दिया गया था। हालांकि इंडिया में इसके ऊपर बहुत प्रोटेस्ट हुआ और इंडिया में उनकी डिसीजन को फॉलो नहीं किया गया, और तब से भी ब्रिटिशर्स की एक आंख भी तब खुल गई थी कि भाई यहाँ पर आपको रिलीजियस लॉज में, पर्सनल लॉज में इंटरफेयर नहीं करना है। वहीं से उनकी आंख भी खुली थी इस चीज़ को लेकर के। खैर, तो ये ब्रिटिशर्स का पूरा अपना मामला था और पहली बार तब कोर्ट में पहुंचा था, लेकिन उसके बाद वो फॉलो हुआ नहीं। तो 1913 वाला एक्ट था, उसके बाद 1913 के बाद आज़ादी के बाद एक एक्ट आया वक्फ एक्ट 1954। फिर उस 54 वाले एक्ट को फिर से दोबारा से रिवाम्प किया गया और 1995 का वक्फ एक्ट आया।
तो आज की डेट में जो आपके कंट्री में वक्फ से रिलेटेड एक्ट है वो 1995 वाला, उसमें एक छोटा सा अमेंडमेंट 2013 में किया गया था, हालांकि उसका कोई फ़ायदा नहीं हुआ था। तो ये फिलहाल अभी उसकी प्रेजेंट लीगल सैंक्टिटी है। तो 1995 का वक्फ एक्ट है। अब उसी 1995 के वक्फ एक्ट में अमेंडमेंट की बात ये वक्फ अमेंडमेंट बिल कर रहा है, जिसको अभी पार्लियामेंट में टेबल किया गया है। अब ये बिल मान लीजिए आ जाता है, पास होता है, तो क्या क्या चीज़ें इसमें होंगी। सबसे पहले उससे पहले आप ये समझ लीजिए कि वक्फ क्यों इतना इंपॉर्टेंट है, इतनी बातचीत इसके ऊपर क्यों हो रही है। कहा जाता है कि वक्फ के पास ऑलमोस्ट 9.4 लाख एकर्स की प्रॉपर्टी है और इसकी कुल मिला जुला के जो वैल्यू है वो 1.5 लाख करोड़ की वैल्यू है वक्फ प्रॉपर्टी की। इतनी ज़्यादा लैंड वक्फ के पास है। आज की डेट में अगर आप वक्फ के लैंड की बात करें तो डिफेंस मतलब आर्म्ड फोर्सेस के बाद, रेलवेज के बाद तीसरे नंबर पर वक्फ के पास ये लैंड है। और उनकी जो प्रॉपर्टी है उसका अगर आप पूरा ब्यौरा निकालें तो 1.5 लाख करोड़ की हो जाती है। और उसका रेवेन्यू अगर आप देखो तो रेवेन्यू प्रोपोर्शनली कुछ नहीं है, मतलब लिटरली कुछ नहीं है। वो इकॉनमी में कंट्रीब्यूशन में कुछ नहीं है। मुस्लिम्स के लिए उसका रेवेन्यू बहुत कम है। तो वो एक मिसमैनेजमेंट वाली बात है, एक करप्शन वाली बात है, और इसीलिए उसमें मेजर चेंजेस की बात की जा रही है। अब जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी ने मेन जो चीज़ जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी के पास गई थी, उसमें मेन जो बातचीत थी वो सेक्शन 40 के ऊपर थी। सेक्शन 40 को लेकर के बहुत ज़्यादा बवाल हो रहा है। अब ये सेक्शन 40 बेसिकली कहता क्या है कि सपोज मान लीजिए एक वक्फ एक्ट के अंदर वक्फ बोर्ड के पास ये पावर है कि अगर कोई डिस्प्यूट आता है किसी प्रॉपर्टी को लेकर के, कोई भी प्रॉपर्टी है, और उस पर वक्फ बोर्ड ने कह दिया कि ये प्रॉपर्टी वक्फ की है, ये वक्फ प्रॉपर्टी है, तो उसको कोई क्वेश्चन नहीं कर सकता है। अगर वक्फ बोर्ड ने डिसाइड कर दिया कि भाई ये प्रॉपर्टी है, इसको डिस्प्यूट है, ये वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टी है, तो इसके ऊपर कोई क्वेश्चन नहीं कर सकता। क्वेश्चन सिर्फ कौन कर सकता है? वो वक्फ ट्रिब्यूनल ही कर पाएगा क्वेश्चन। इसके अलावा और कोई क्वेश्चन उसको नहीं कर सकता। इसकी अपील कहीं लाई नहीं होती। ये सिर्फ वक्फ ट्रिब्यूनल के पास फाइनल पावर है कि वो डिसाइड करे प्रॉपर्टी वक्फ की है या किसी पर्सन की है। और जनरली अब वक्फ बोर्ड में मतलब वो अपने अगेंस्ट क्यों देंगे कोई डिसीजन? ट्रिब्यूनल भी क्यों देगा अपने अगेंस्ट कोई डिसीजन? तो जनरली जिस लैंड पर ऐसा मान लिया जाता है कि क्लेम कर दिया वक्फ बोर्ड ने, वो लैंड उनका हो ही जाता है, उसमें बहुत ज़्यादा आप कुछ कर नहीं पाओगे। अब यहीं से एक्चुअल में ये इश्यूज शुरू हुए हैं और अब सेंट्रल गवर्नमेंट इसी चीज़ को बदल रही है। तो सेक्शन 40 में सबसे पहले उन्होंने बदलाव ये कर दिया कि जो फाइनल पावर वक्फ ट्रिब्यूनल के पास उन्होंने दी थी, इस फाइनल पावर को वक्फ ट्रिब्यूनल से लेकर के वो कह रहे हैं कि अब ये फाइनल पावर जो होगी ये डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर की होगी। मतलब जो डिस्प्यूटेड लैंड है उसमें एक न्यूट्रल आदमी होना चाहिए डिसाइड करे। वक्फ बोर्ड कैसे खुद ही डिसाइड कर सकता है इस चीज़ को? तो जो डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर है वो डिसाइड करेगा कि भाई ये प्रॉपर्टी वक्फ की है या नहीं है। वक्फ बोर्ड का इसमें कोई लेना देना नहीं है, ट्रिब्यूनल का इसमें कोई लेना देना नहीं है, और इसकी अपील भी लाई करेगी, ऐसा भी उन्होंने इसमें अमेंडमेंट किया है। अब मेजर जो अमेंडमेंट्स हैं इस पूरे एक्ट के अंदर वो देख लेते हैं। पहले सिचुएशन क्या थी और अब अमेंडमेंट के बाद ये सिचुएशन क्या हो जाएगी। सबसे पहली बात करते हैं इसके ऊपर, जो सबसे ज़्यादा जिसको लेकर के बवाल हो रहा है वो है वक्फ बाय यूज़र। अब वक्फ बाय यूज़र बेसिकली क्या है, इसको समझने के लिए आप ऐसे समझ लो कि क्या होता था, जैसे अभी मैंने आपको बताया कि वक्फ क्या है, वो एक डोनेशन है या एंडाउमेंट है जो आप दे रहे हो, अपने जो वेल्थ आपने कमाया उसमें से आप अल्लाह के लिए डोनेट कर रहे हो कुछ। अब वक्फ बाय यूज़र बिल्कुल इसके विपरीत जा करके एक कंसेप्ट है। ये कंसेप्ट ये है कि मान लीजिए कोई एक ज़मीन है जिसका लेखा जोखा नहीं है, या जिसके ऊपर कोई मतलब आप कंक्लूसिव कोई प्रूफ नहीं है कि इसको डोनेट किया है या एज एन एंडाउमेंट दिया हुआ है, बस बाय पब्लिक, बाय मतलब बहुत लंबे समय से उसको पब्लिक यूज़ के लिए यूज़ किया। जैसे फॉर एग्जांपल आपने मुसाफिर खाने आपने देखे होंगे। अब वो ज़्यादातर मुसाफिर खानों के केसेस हैं कि ये जो मुसाफिर खाने बने हुए हैं ये किसी की ज़मीन थी, लेकिन उसने उस ज़मीन को दिया हुआ है पब्लिक यूज़ के लिए, मतलब पब्लिक यूज़ के लिए दिया हुआ, वक्फ के तौर पे नहीं दिया हुआ है, ना कोई लिखा पढ़ी करी है, ना उसने बोला है कि वक्फ की प्रॉपर्टी है ये आज से, बस उसने पब्लिक यूज़ के लिए अपनी ज़मीन छोड़। बहुत लोग होते हैं कि अपनी ज़मीन घर भर के आगे की ज़मीन छोड़ देते हैं रोड के लिए कि भाई रोड आने जाने दो लोगों को, अगर हम पूरा कवर कर लेंगे बेचारे लोग चलेंगे कहाँ फिर। तो लोग ऐसे नहीं होते, छोड़ देते हैं। वैसा ही समझ लीजिए उस प्रॉपर्टी को पब्लिक पर्पस के लिए छोड़ा हुआ है किसी ने, और फिर वो बहुत लंबे समय से वो मुसाफिर खाना बना हुआ है, चल रहा है। एक टाइम के बाद, एक स्पेसिफिक टाइम के बाद वक्फ बोर्ड जो है अगर ऐसी कोई प्रॉपर्टी है तो उसको वक्फ की प्रॉपर्टी मान लेता है, और इसी को वक्फ बाय यूज़र कहते हैं। और ये वक्फ बाय यूज़र के कंसेप्ट से बहुत सारी प्रॉपर्टी वक्फ बोर्ड ने विथ टाइम एक्वायर कर ली भारत के अंदर में। अब जब अमेंडमेंट, अब इस चीज़ में अमेंडमेंट किया जा रहा है और इस चीज़ में अमेंडमेंट करके ये चीज़ की जा रही है कि वक्फ बाय यूज़र का जो पूरा कंसेप्ट है उसको रिमूव किया जा रहा है, और अब कहा जा रहा है कि ये ऐसा कोई कंसेप्ट वक्फ में, वक्फ एक्ट 1995 में रहेगा ही नहीं, इसको हम पूरी तरीके से रिमूव कर रहे हैं, रिपील कर रहे हैं। और क्योंकि भाई वक्फ का जो पूरा कंसेप्ट है वही एंडाउमेंट या डोनेशन का कंसेप्ट है,
ऐसा कोई कंसेप्ट नहीं रखा जाएगा इसके अंदर में। दूसरी चीज़, दूसरा मेजर चेंज जो इसमें किया जा रहा है कि इसमें एक और कंडीशन लगाई जा रही है कि अब वही पर्सन वक्फ दे पाएगा, मतलब वही पर्सन अपने पूरे वेल्थ का एक हिस्सा दे पाएगा जो 5 साल से ज़्यादा मुस्लिम रिलीजन को प्रैक्टिस किया है जिसने। ये एक कंडीशन और लगा दी गई है। प्लस इसके साथ में ये कर दिया गया है कि जो इनहेरिटेंस है, फीमेल इनहेरिटेंस है, उसको आप वक्फ की प्रॉपर्टी का वो लिहाज दे करके डिनाई नहीं कर सकते। पहले क्या होता था कि फीमेल इनहेरिटेंस को डिनाई करने के लिए वक्फ के तौर पर प्रॉपर्टी दे दी जाती थी, अपना मुत्तवली बना दो और प्रॉपर्टी इंजॉय भी कर रहे हैं। अब वो चीज़ अब आप नहीं कर सकते। अब आप अगर कोई मतलब फीमेल इनहेरिटेंस है, पहले आपको उसको ध्यान में रखना है, फिर वक्फ को ध्यान में रखेंगे आप। तो ये चीज़ और कंडीशन इसमें लगा दी गई है। और उसके बाद जो मेजर चेंजेस मैंने आपको बताए थे, उसमें क्या किया गया था कि इस प्रॉपर्टी को, जो डिस्प्यूट होते थे इस प्रॉपर्टी से रिलेटेड, उस डिस्प्यूट को कौन देखेगा। तो पहले का सीन ये था कि भाई ट्रिब्यूनल देख रहा है, वक्फ बॉडी खुद ही देख रहा है, कोई क्लियर प्रोविजन नहीं है इसके ऊपर, कोई न्यूट्रल पर्सन नहीं है। यहाँ पर उसको चेंज करके बता दिया गया कि कलेक्टर जो होगा, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर, वो वक्फ के डिस्प्यूट्स को देखा करेगा और उसी के पास पूरी अथॉरिटी इस केस में होगी। उसके बाद सर्वेस को लेकर के बहुत सारी प्रॉब्लम थी। बहुत सारे स्टेट में सर्वे कभी शुरू ही नहीं हो पाए, मतलब उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश जैसे स्टेट्स में कभी सर्वे हो ही नहीं पाए, जबकि ऑर्डर दे दिया गया गवर्नमेंट द्वारा, तब भी सर्वे नहीं हो पा रहे हैं। तो पहले जो सर्वे करते थे वो सर्वे कमिश्नर्स या एडिशनल कमिश्नर्स अपॉइंट होते थे, वक्फ बोर्ड करता था और वो सर्वे करते थे। अब इसको चेंज कर दिया गया इस पूरे सिनेरियो को और कहा गया है कि यहाँ पर जो डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर होगा वो सर्वे किया करेगा एज पर दी रेवेन्यू लॉस। बिल्कुल रेवेन्यू लॉस के अंडर में वक्फ एक्ट को भी लाएंगे और वही सर्वे किया करेंगे और वही अपनी रिपोर्ट सबमिट किया करेंगे। सबसे जो मेजर चेंजेस इसको लेकर के बहुत ज़्यादा बवाल है, एक तो बवाल वक्फ बाय यूज़र को लेकर के है, दूसरा बवाल जो है, जब मैंने आपको बताया सेक्शन 40 डिस्प्यूट वाला है, और तीसरा बवाल इस चीज़ को लेकर के है कि इसका कंपोजिशन जो है, जो मैंने आपको बताया कि एक सेंट्रल वक्फ काउंसिल होता है और सेंट्रल वक्फ काउंसिल के नीचे फिर वक्फ बोर्ड्स होते हैं, स्टेट वक्फ बोर्ड जो होते हैं, लगभग 30 के करीब हैं ये लोग। इन दोनों के कंपोजिशन में, सेंट्रल वक्फ काउंसिल और स्टेट वक्फ बोर्ड दोनों के कंपोजिशन में मेजर चेंजेस यहाँ पर किए गए हैं। पहले क्या होता था कि सेंट्रल वक्फ काउंसिल के अंदर भी सारे जो मेंबर्स होते थे वो मुस्लिम्स होते थे, ठीक है, और उसको चेंज करके यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट चीज़ की गई है कि इसमें 2 नॉन मुस्लिम मेंबर्स को इंक्लूड करने की बात की गई है। और उसके साथ साथ जो एमिनेंट जूरिस्ट हैं या जो पर्सन्स हैं जो जिनको बहुत नॉलेज है इस फील्ड में, पहले क्या होता था कि उनका मुस्लिम होना बहुत ज़रूरी था क्योंकि सारे मुस्लिम मेंबर्स इसके मेंबर होते थे और 2 वुमेन्स भी इसमें एडेड थी। अब उसको चेंज कर दिया गया और कहा गया कि जो एमिनेंट जूरिस्ट आप लेकर के आ रहे हो, जरूरी, या जो जज को लेकर के आ रहे हो, ज़रूरी नहीं है कि वो मुस्लिम हो, ये बात ज़रूरी इसमें नहीं है। फिर उसके बाद 2 जो वुमेन मेंबर्स थी उसको एकदम मैंडेटरी कर दिया गया है, टिपिकली उसको मैंडेटरी कर दिया गया है। वही चेंज स्टेट वक्फ बोर्ड के अंदर में भी किया गया है। यहाँ पर भी 2 नॉन मुस्लिम मेंबर्स को इंक्लूड करने की बात करी है और यहाँ पर स्टेट वक्फ बोर्ड में इन्होंने इंपॉर्टेंटली इस चीज़ की बात की है कि शिया सुन्नी, जो शिया सुन्नी या बैकवर्ड मुस्लिम्स हैं या बोर्स या जो और मुस्लिम्स हैं, उनका जो रिप्रेजेंटेशन है वो एकदम प्रॉपर और इक्वल होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि सिर्फ सुन्नी मेंबर्स भरे हुए हैं और शिया मेंबर कोई नहीं है, वो सारा इक्वल रिप्रेजेंटेशन उनका होना चाहिए। और 2 मुस्लिम फीमेल्स हैं, उनका भी रिक्वायरमेंट है यहाँ पर स्टेट वक्फ बोर्ड के अंदर में। ये सारी चेंजेस उन्होंने की हैं। और सबसे इम्पॉर्टेंट चेंज जिससे सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट इस चीज़ का पड़ेगा, इसके अभी अपोजिशन देख नहीं पा रहा है, वो उसके ऊपर ज़्यादा बात नहीं कर रहा है, वो चीज़ है यहाँ पर सेंट्रल गवर्नमेंट की पावर। पहले क्या होता था कि वक्फ से रिलेटेड अकाउंट्स, रजिस्ट्रेशन, सब कुछ का ऑडिट जो होता था वो कौन करता था, वो स्टेट गवर्नमेंट्स किया करती थी। और वक्फ बोर्ड में कौन बैठा है, स्टेट गवर्नमेंट के ही कुछ लोग बैठे हैं। लेकिन अब ये पावर जो है स्टेट गवर्नमेंट से, और ये पावर दे दी जाएगी सेंट्रल गवर्नमेंट को। तो वक्फ से रिलेटेड अकाउंट्स, उनका रजिस्ट्रेशन, उनका ऑडिट, ये सब कुछ अब सेंट्रल गवर्नमेंट करेगी। यानी कि कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल अब इसका पूरा लेखा जोखा ऑडिटिंग करेंगे और हर साल ऑडिट होगा। तो आप समझ लो कि मतलब किस तरीके से तवा गरम करने की कोशिश यहाँ पर की जा रही है। तो ये पूरे चेंजेस हैं जो वक्फ पूरे अमेंडमेंट, जब एक्ट बिल जो है पास हो जाएगा, एक्ट बन जाएगा, तो वक्फ एक्ट 1995 में ये सारे चेंजेस ये लोग कर देंगे। अब इसके बाद सबसे पहले मतलब इश्यूज़ क्या थे, क्यों ये सारे चेंजेस किए, जैसा कि मैंने आपको बताया इश्यूज़ जो थे, सबसे पहली चीज़ इर्रिवोकेबल था। तो मान लो कोई प्रॉपर्टी है, वक्फ ने क्लेम कर दी, अब उसको ना आप वापस ले सकते हो ना उस पर कुछ कर सकते हो। और वक्फ बोर्ड इतना पावरफुल हो जाता था कि बहुत सारी इसमें इश्यूज़, डिस्प्यूट्स जो हैं बहुत सारे हो जाते थे। उसके बाद पूरी तरीके से मिसमैनेजमेंट होता था, लिटिगेशन के बहुत सारे इश्यूज़ होते थे। मिसमैनेजमेंट कैसे होता था, इसमें ना करप्शन का बहुत बड़ा गेम होता था। क्या होता था कि जो मुत्तावली है अब वो वही पूरा देख रहा है प्रॉपर्टी को, विथ टाइम क्या होता था कि मुत्तावली, अब भाई जो ओनर है उसकी डेथ हो गई, कहीं शिफ्ट हो गए, वो लोग चले गए, अब मुत्तावली ही सब कुछ है उस पूरी लैंड का।
कई जगह पे खाली लैंड है ये। अब इसमें क्या किया जाता था, माफिया टाइप के लोग जो हैं वो लोग पैसा वैसा दे करके और वक्फ की प्रॉपर्टी पर इंक्रोचमेंट करके अपनी दुकानें बना लेते थे, घर बना लेते थे, बहुत दुनिया भर की चीज़ें होती थी। और मुतवल्ली ने तो पैसे खा लिए, वो क्यों बोलेगा कि भाई ये इंक्रोचमेंट है। तो चुपचाप ये भी बैठे हैं, वो भी बैठे हैं, और ना ही स्टेट वक्फ बोर्ड को पता है इसके बारे में, ना किसी को पता है, कुछ नहीं हो रहा है, सब बैठे हुए हैं। अभी आपने रिसेंटली देखा होगा उत्तर प्रदेश में बहुत सारे माफियाओं के दुकानें तोड़ दी गई, मकान तोड़ दिए गए, इसी वजह से, क्योंकि वो सब वक्फ की प्रॉपर्टी पर बने हुए थे। और इसमें मुतवल्ली का भी बराबर का हिस्सा होता है, वो पैसा वैसा खा करके। ये करप्शन के बहुत सारे केसेस जब सामने आए तो इसलिए ये मुतवल्ली की पावर को थोड़ा लिमिट करके डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर की पावर को इसमें थोड़ा बढ़ाया गया। अब ऑडिटिंग होगी, जब ऑडिट होगा सारी चीज़ें होंगी, उसमें सब आ जाएगा कि इसमें इतनी प्रॉपर्टी का इंक्रोच करने की कोशिश यहाँ पर की गई, और यहाँ पर ये हुआ, यहाँ पर ये हुआ। डिस्प्यूट जो है वो डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर के पास जाएंगे तो फिर वो डिसाइड कर पाएगा। तो यहाँ पर एक न्यूट्रल पर्सन को लाने का पूरा एजेंडा जो है वो है। इससे रिलेटेड कई सारे केसेस भी हुए हैं। जैसे एक बहुत बड़ा केस हुआ था, अगर मैं आपको बताऊं, तो वो था तमिलनाडु के अंदर में तिरुचिंतुरई विलेज है, वहाँ पर एक वहाँ के फार्मर था जिसका नाम था राजा गोपाल। राजा गोपाल बेसिकली उन्होंने कुछ पर्सनल लोन वगैरह ले रखा था, और उस लोन को चुकता नहीं कर पा रहे थे। वो उसको चुकाने के लिए वो उनके पास जो अपना एग्रीकल्चरल लैंड था उसको वो बेचना चाहते थे। अब बेचने के लिए क्या होता है कि रेवेन्यू डिपार्टमेंट से आपको एनओसी लेकर के आना पड़ता है, उस लैंड के ऊपर कुछ नहीं है। तो वो एनओसी उनको मिल ही नहीं पा रहा। क्यों? क्योंकि वक्फ बोर्ड ने मतलब कुछ सालों पहले उनका जो पूरा गांव है, जो तिरुचिंतुरई विलेज है पूरा, उसकी प्रॉपर्टी पूरे गांव को बता दिया कि ये वक्फ की प्रॉपर्टी है। और इसका लेखा जोखा उन्होंने दे दिया 1956 का, कि 1956 में वहाँ नवाब अनवरुद्दीन खान थे जिन्होंने इस पूरे विलेज को एज अ वक्फ डोनेट कर दिया था। अब इसकी वजह से, इस क्लेम की वजह से, जो स्टेट वक्फ बोर्ड के इस क्लेम की वजह से कभी वो अपनी ज़मीन नहीं बेच पाए। बहुत सारे लोग ऐसे फंस गए थे। इसी से रिसेंटली एक केस हुआ था, बेंगलुरु ईदगाह ग्राउंड केस। उसमें भी सेम मामला था कि किसी भी मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशन को ट्रांसफ़र नहीं किया गया था ओनरशिप, और ना ही बताया गया था वक्फ है या कुछ भी है। अब क्या हुआ था, वक्फ बाय यूज़र से उन्होंने उसको एक्वायर कर लिया और स्टेट वक्फ बोर्ड ने उस पर क्लेम कर दिया। उसको लेकर के बहुत हंगामा हुआ था। इस तरीके के कई सारे केसेस सामने आ चुके हैं। तो सिर्फ 2 केसेस हैं, बहुत सारे केसेस हैं इससे रिलेटेड। गुजरात में केस हुआ था, राजस्थान में बहुत बड़ा केस हुआ था। तो इस सारी चीज़ों की वजह से ये अमेंडमेंट बिल लाया जा रहा है। तो आई होप आपको ये पूरा आर्टिकल समझ में आ चुका होगा। अब वीडियो को एंड करने से पहले अनअकैडमी टीम की तरफ से एक बहुत बड़ी अनाउंसमेंट है कि अनअकैडमी ने अपने यहाँ पर फेस्टिवल हम लेकर के आ रहे हैं आपके लिए, सारे स्टूडेंट्स के लिए। और इस फेस्टिवल का नाम होगा बिगनर्स लर्निंग फेस्टिवल, जिसमें आपको यूपीएससी की फ्री क्लासेस यहाँ पर दी जाएंगी। आपके जो बेसिक्स हैं यूपीएससी से रिलेटेड, उनके फंडामेंटल्स को क्लियर किया जाएगा। इंटरैक्टिव पोल्स होंगे, आपके डाउट्स देन एंड देयर क्लियर कर दिए जाएंगे, और उसके साथ आप इंटरैक्ट कर सकते हो टीचर के साथ इस पूरे फेस्टिवल में, और इसमें अमेजिंग रिवॉर्ड्स भी जीत सकते हो। ये फ्री ऑफ कॉस्ट होगा। अप्रैल 4 से 6 तक आपका ये पूरा फेस्टिवल चलेगा। इसमें मैं भी एक क्लास लेने वाला हूँ, आप ज़रूर इस पर ज्वाइन करिए। और डिस्क्रिप्शन में इसकी लिंक है, उस लिंक पर क्लिक करके आप इस पर फ्री ऑफ कॉस्ट रजिस्टर कर सकते हैं। तो आई होप आपको पूरा आर्टिकल समझ में आ गया होगा। आज के लिए इतना ही। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।